हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है, गॉस लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम देखेंगे गॉस लॉ के बारे में। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया नॉर्मली। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी सरफेस एरिया से पास होती है नॉर्मली परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो क्या देखा था हमने कि ये है आपका कोई सा सरफेस एरिया, this is the surface area and this is the electric field lines। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास हो रही है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया नॉर्मली कैसी पास हो रही है, ये नॉर्मली हो रही है। ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज द एरिया। एरिया वेक्टर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं? एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता था? जो हमारा फ्लक्स था वो था ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स? ई ए कॉस थीटा, या हम इसे ई डी ए कॉस थीटा भी लिखते हैं व्हेन वी आर टेकिंग स्मॉल एरिया वेक्टर। जब हम क्या ले रहे हैं? एरिया वेक्टर छोटा सा ले रहे हैं, उस कंडीशन में फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा। मीन्स डी फाई जो होगा आपका ई डी ए कॉस थीटा होगा। इसे ही जनरली हम क्या लिखते थे? ई बार डॉट डी ए बार। सो दैट इज अ फ्लक्स। ये क्या था? दैट इज द फ्लक्स। और ये जो एंगल थीटा था, ये क्या चीज थी? थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जो एंगल था वो किसके बीच था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच था। ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। दैट इज अ फ्लक्स। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होती है, क्या होती है गॉस लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, सो आप सभी तैयार है, रेडी है? तो देखते हैं हम गॉस लॉ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होती है? सबसे पहली बात आती है, इट इज यूजफुल। ये आप डायग्राम बना ले प्रॉपरली। ओके, मतलब कोई सी भी सरफेस से अगर एरिया वेक्टर है, फिर से आप देख लो, ये है आपकी एक सरफेस, ये है इसका एरिया वेक्टर, ये क्या है? एरिया वेक्टर है। एंड जब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग सम एंगल ई। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या था? ई ए कॉस थीटा। ये क्या था? ई ए कॉस थीटा। ओके, ये बात हुई। तो गॉस लॉ इज जनरली टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है, इट इज द सिंपलेस्ट वे। अब है क्या गॉस लॉ? गॉस ने जनरली क्या कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है वो? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड द सरफेस। किसी भी सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे
उनके 1/ε0 टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। उसे क्या कहते हैं हम, गॉस लॉ कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट लिखें, क्या कह रहा है ये कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कह रहे हैं कि जो आपका फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। क्यों इनक्लोज्ड, आप क्यों इनक्लोज्ड भी कह सकते हैं, क्यों इनसाइड भी कह सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन यू कि हमें क्या समझ में आ रहा है, इनसाइड या इनक्लोज्ड दोनों एक ही चीज है। कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उसके 1/ε0 टाइम्स के क्या होगा, ये इक्वल होगा। 1/ε0 टाइम्स के क्या होगा, ये इक्वल होगा। दैट इज द गॉस लॉ। यही क्या होता है, गॉस लॉ। ठीक है, कि इट इज द अकॉर्डिंग टू गॉस law, the total electric flux is equal to, किसके इक्वल है ये, 1/ε0 टाइम्स, मतलब 1/ε0 टाइम्स चार्ज within the surface, inside the surface, charge enclosed inside the surface, surface के अंदर, okay, inside the surface। so आई बात समझ में आपको, जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड के इक्वल होता है। या आप ये भी कह सकते हो, the total electric field lines passing through any closed surface area is equal to 1/ε0 times q enclosed। ओके, यहाँ पर जो आपकी सरफेस होगी इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस यहाँ कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। ओके, ओपन सरफेस में गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। सो दैट इज द गॉस लॉ। अब आप ये भी तो जानते थे कि जो हमारा फ्लक्स होता है, जो हमारा फ्लक्स डी फाई होता है, ये ई डॉट डी ए डॉट डी ए बार होता था। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, ई डी ए कॉस थीटा के इक्वल था या नहीं, ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल। ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल। ओके, ई डॉट डी एस, ई डी ए कॉस थीटा। जनरली यहाँ पर क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 एंड दैट इज द गॉस लॉ। यही क्या होता है, गॉस लॉ होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। q इनक्लोज्ड की जगह आप कैपिटल Q भी लिख सकते हो। कैपिटल Q मतलब टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। q इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। की सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, सो आई बात समझ में आपको। ठीक है, चलो आगे देखें। ये क्या था, इट इज द जनरली स्मॉल स्टेटमेंट गिवन बाय द गॉस लॉ। अब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने में भी यूजफुल होता है। इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे, आप इसे लिख लें, राइट डाउन।
फिर हम बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। यहाँ से जनरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते, यू कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। हम देखेंगे, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉस लॉ। ठीक, ओके। पहली बात क्या ध्यान रखना है आपको, गॉस लॉ में पहली बात है कि सरफेस आपकी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। जब आपकी क्लोज्ड सरफेस होगी तभी गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। उसी कंडीशन में आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। जब ये क्या होगी, क्लोज्ड सरफेस नहीं होगी, उस कंडीशन में यहाँ पर चेंजेस होंगे। ठीक है, चलो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें, ये है आपका एक क्लोज्ड बॉडी स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक चार्ज है। ठीक है, तो इस पे फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा इस कंडीशन में। ठीक है, आपको पता है एक चार्ज अगर इनसाइड रखा हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉर्मल होती है किसके, सरफेस के। तो हर एक कंडीशन में आप यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ले सकते हो। स्मॉल एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा या नहीं, तो दोनों के बीच एंगल सेम होगा, डी ए डी ए डी ए डी ए करके आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, वो हो जाएगा ई ए। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई सी भी क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है, ये जैसे फर्स्ट है। सेकेंड, आप एक सिलेंडर ले लो, क्या ले लो आप, एक सिलेंडर ले लो। सिलेंडर के अंदर आपने एक चार्ज रख दिया, सो व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपने एक कॉन ले लिया, इसके अंदर चार्ज रख दिया, फ्लक्स क्या हो जाएगा, q by epsilon naught। ओके, so each and every condition when the surface is a closed surface, in this condition flux is remains same q upon epsilon naught। अब यहाँ पर सपोज एक और 2q आ जाता, चार्ज ज़्यादा है अंदर इनसाइड, तो आपका फ्लक्स में क्या चेंजेस हो जाता, q प्लस 2q 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये जो है कि आपका जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, आउटसाइड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो गया। ओके, जैसे आप एक क्यूब ले सकते हो, क्यूब के इनसाइड अगर एक चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। बिकॉज आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है चार्ज से वो आउटवर्ड नॉर्मल निकलती है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जितने भी सरफेस से एरिया वेक्टर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ओके, और प्रॉब्लम, एनी डाउट, हो गया, लिख ले इसे, नोट डाउन कर ले। मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गॉस लॉ, सरफेस इज द इनक्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, चल आगे देखें हम। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे हम क्वेश्चंस लेते हैं कि हम उसमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये आपको एक सिलेंडर दिया है। ठीक है, इस सिलेंडर की इस सरफेस पे एक चार्ज दे दिया है आपको। ठीक है, एक चार्ज कहाँ पर दे दिया है, सिलेंडर की सरफेस पे दे दिया है, और आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। तो आप बता सकते हो क्या, हमें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बताना है। ठीक है, बाकी हम बता तो सकते हैं बिकॉज वी हैव अनदर फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्लक्स, बट हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो देखो गॉस ने तो क्या कहा था कि चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, किसी भी सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस के। तो क्यों ना टोटल जो फ्लक्स होता है,
जब यहाँ पर चार्ज होता तो फ्लक्स क्या होता आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता या नहीं। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, सेमी सिलेंडर है, ये क्या है, सेमी सिलेंडर। अब इस सेमी सिलेंडर को पूरा सिलेंडर बनाने के लिए मुझे एक पार्ट और चाहिए सिलेंडर का। एक पार्ट और अगर मैं सिलेंडर का ले लूं तो ये चार्ज इसके अंदर चले जाएगा या नहीं, ये सिलेंडर के अंदर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, ये क्लोज्ड सरफेस बन जाएगी। और जैसे ही ये क्लोज्ड सरफेस बन जाएगी तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स ऑफ सेमी सिलेंडर। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स होगा वो कितना आ गया आपके पास, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आ गया। चले अब हम देखें सेकंड क्वेश्चन। अभी आपको बताना है बिकॉज इट इज अगेन इजी। ये है आपका सेमी स्फीयर, यहाँ पर रखा है चार्ज सेमी स्फीयर। आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, बता सकते हैं हम, यस यू कैन। देखो अगर कोई स्फीयर होता, पूरा स्फीयर, और चार्ज बीच में होता है या कहीं पर भी होता है, इनक्लोज्ड होता है, इसके अंदर होता है, इनसाइड होता, तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स आपका होता है Q/ε0। अब ये सेमी स्फीयर है, आधा है, तो इसे पूरा करेंगे तभी तो ये क्या बनेगा, एक क्लोज्ड सरफेस बनेगी। इसे हम पूरा कर देंगे तभी ये क्लोज्ड सरफेस बनेगी। तो पूरा करने में कितना पार्ट लग रहा है हमें, 2 सेमी स्फीयर लग रहे हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू Q/ε0 हो गई भाई। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिला, जो फ्लक्स मिल रहा है वो Q/2 एप्सिलॉन के इक्वल है। जब आपका हाफ पार्ट दिया हो तो हाफ पार्ट से उसे इनक्लोज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा Q/2 एप्सिलॉन। ओके, आगे बात। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, थर्ड क्वेश्चन। ये आपको दिया है एक क्यूब दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया है, क्यूब दे दिया है। क्यूब की कितनी साइड्स होती है, क्यूब की टोटल मिला के 6 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है, 6। एक ये है, ये 1 आप कह सकते हैं इसे, या आप इसे 2 कह सकते हैं। एक ये वाली ले लो, इसे 3 कह देते हैं। एक ये वाली ले लेते हैं, ये 4 हो जाएगी। एक आगे वाली और एक पीछे वाली, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। इसके अंदर एक चार्ज है, चार्ज क्या है, एक क्यूबॉइड, क्यूब के अंदर एक चार्ज है। आपसे पूछा है फाइंड फ्लक्स ऑन वन साइड। एक साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑन द वन साइड। ठीक है, तो देखिए हम आपको कह दिया कि ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस। तो बताएं हम, देखो टोटल जो फ्लक्स था वो कितना था, टोटल फ्लक्स कितना था आपका, था Q/ε0 था या नहीं। टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0। ओके, अब हमें तो ये बताना है कि एक सरफेस है, सो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, वन साइड। देखो कितनी साइड है, क्यूब की 6 साइड है, तो टोटल फ्लक्स Q/ε0, तो वन सरफेस से कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन, Q/6 एप्सिलॉन। Q/6 इसलिए होगा क्योंकि एक क्यूब की 6 सरफेस है, 6 सरफेसेस से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। जब हम सभी 6 सरफेसेस के फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q/ε0 मिलेगा। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है।
सो दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कितना फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, आप इजीली इसे बता सकते हो। यू कैन इजीली प्रूव, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके चल, अब ये तो फ्लक्स के बारे में है, हमें तो गॉस लॉ पढ़ना है। तो अब हम प्रूफ करते हैं गॉस लॉ का, ठीक है, कि जो गॉस का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू गॉस कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, देखिए हम इसका प्रूफ, ठीक है चलो देख लेते हैं। आपने कहा और मैं बता देता हूं प्रूफ किसका, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम मानते हैं, प्रूफ कर देते हैं इसका। चल, ये है आपका चार्ज, ठीक, यहाँ पर एक आर रेडियस का क्या है, स्फीयर है। दिस इज द स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। मान लिया इतना, इतनी चीज आ गई समझ में, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका क्या है, कोई एरिया वेक्टर ले लेते हैं हम, जिसकी डायरेक्शन ये है डी ए, ये एरिया वेक्टर है। ओके, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी या नहीं, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इस ही डायरेक्शन में होगी। इतनी बात आई समझ में। ओके चलो, अब आपको क्या पता है, आपको पता है फ्लक्स के बारे में कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नॉर्मली टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एनी क्लोज्ड सरफेस एनी सरफेस एरिया नॉर्मली। मतलब जो फ्लक्स है आपका वो क्या होता है, ई डी ए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, इतना होता था। अब देखो एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप ये भी तो इसको लिख सकते हो या नहीं, ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और कॉस 0 होता है 1। ये बात भी आई समझ में, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1, ये भी हो गया। मतलब ओवरऑल आपको क्या मिला कि जो डी फाई है वो मिला आपको ई इंटू डी ए, डी फाई क्या मिला, ई इंटू डी ए मिला आपको, ठीक है। अब देखो ये मैंने सिर्फ इस एरिया के लिए बात की, अब मैं यहाँ पर एक और कुछ एरिया ले लूँ, इसका एरिया वेक्टर भी ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी हम एरिया वेक्टर लें तो ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर हम ले तो ये एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर आप पूरे सरफेस पर कहीं पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी या नहीं। एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एरिया वेक्टर होगा, दोनों आउटवर्ड नॉर्मल होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यस, एम आई राइट और रॉन्ग, सही होना में, ठीक है। तो ये बात भी मान लेते हैं। तो आपका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इन सभी के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जोड़ के बना दिया जाएगा या नहीं। अब डीए 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 सभी को जोड़ देंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम इसे इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये एक स्फीयर तो सरफेस एरिया ई डी ए इंटीग्रेशन हो जाएगा तभी हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा या नहीं। यस मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज से जा रही है तो कांस्टेंट है या नहीं। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट पी। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जिसकी आर डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
a charge q at point P, ठीक है। ये कितनी थी आपके पास, q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, थी या नहीं, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, एरिया वेक्टर का करना है, बिकॉज डीए क्या है, डीए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। अब इसे इंटीग्रेट डीए 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 आप करते जाओगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा या नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, बताओ मुझे, ये होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया ये होता है या नहीं, जब स्फीयर की रेडियस r हो, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, E इंटू 4πr², ये आएगा। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू रखी यहाँ पर तो आपको क्या मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो हम ढूंढ रहे थे, इसी को तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई बात समझ में कि ये जो गॉस लॉ है इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक है। So that is the Gauss law, कि the total amount of electric field lines passing through any closed surface area is equal to Q enclosed charge enclosed within the surface is 1 by epsilon naught times, ठीक है। जो आप कह सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज विद इन द सरफेस, टोटल चार्ज प्रेजेंट द सरफेस, that is the amount of flux। okay, लिख लें से प्रॉपर नोट्स बना ले, ठीक है। आज समझ में, वीडियो अच्छा लगा, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, थैंक यू।